दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसा जज जो देश की सबसे बड़ी अदालत का मुख्य न्यायाधीश है, जिसके एक फैसले से बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिल सकती है, जिसकी एक टिप्पणी से बड़े बड़े मंत्री बेचैन हो सकते हैं। उस जज के भाई को फोन पर धमकी मिल रही है, उसके परिवार वालों के पीछे लोग लगाए जा रहे हैं, उसके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो जज सरकार के इशारों पर नहीं चलता है, वो जज सत्ता के आगे नहीं झुकता है, वो जज किसी की जेब में नहीं बैठता है। ये हाल है आज के हिंदुस्तान का, जहां देश का चीफ जस्टिस भरी अदालत में खड़े होकर के ये कहने पर मजबूर हो गया है कि सोचना भी मत कि कोई मुझे डरा और धमका सकता है। ये वाक्य अपने आप में इतिहास है, ये वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, ये वाक्य अपने आप में एक ऐसा तमाचा है जो उन तमाम ताकतवर लोगों को पड़ा है जो जजों को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब को लाखों सलाम इस हिम्मत के लिए। यह हिम्मत हर जज में नहीं दिख पाता है, यह हिम्मत हर उस आदमी में नहीं होती है जो कुर्सी पर बैठा है, क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही उसे पता चल जाता है कि यहां हर तरफ जाल बिछा हुआ है, यहां हर तरफ सत्ता की परछाई है, यहां हर तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको खरीदना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको झुकाना चाहते हैं। ऐसे में डटकर खड़े रहना, ऐसे में यह कहना कि तुम मुझे डरा नहीं सकते, यह कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज इसी पर विस्तार से बात करूंगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों चीफ जस्टिस को यह कहने की जरूरत पड़ी, क्या हो रहा है इस देश की न्यायपालिका के साथ। और सबसे बड़ी बात कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 47 जगहों पर सीबीआई की रेड करवा दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका है। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है एक पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका से। ये वही रेवन्ना है जिन पर रेप की गंभीर मामले चल रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के सामने कुछ ऐसी बातें रखी गई जिन पर उन्हें कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में कुछ पूर्व जजों और वकीलों ने एक खुला पत्र लिखा था जिसमें चीफ जस्टिस के रोहिंग्या से जुड़े एक बयान पर आपत्ति जताई थी। यानी एक तरफ से चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। यह मैसेज दिया गया था कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आप ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं, आप जो कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है। और शायद यह भी संदेश था कि अगर आप नहीं संभले तो और भी दबाव बढ़ाया जाएगा। ऐसे में चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि मैं बहुत मजबूत आदमी हूं, मैं सोशल मीडिया पर होने वाली टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होता हूं, मैं इन नैरेटिव से नहीं डरता जो मेरे खिलाफ बनाए जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आमतौर पर जज इस तरह की बातें अदालत में नहीं करते। आमतौर पर जज संयमित भाषा में अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो कभी कभी संयम का दीवार टूट जाता है और अंदर का सच बाहर आ जाता है। यही हुआ है इस बार। चीफ जस्टिस के इस बयान का पूरा देश स्वागत कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तालियां बजा रहे हैं, वकील उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं, आम आदमी लोग कह रहा है कि चलो कहीं तो कोई है जो सत्ता से नहीं डरता है। अब यहां थोड़ा रुक करके एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आखिर जजों की जिंदगी होती कैसी है। बाहर से देखने पर लगता है कि क्या शानदार जिंदगी है, गाड़ी है, बंगला है, सुरक्षा है, सम्मान है, हर तरफ से सलाम है। लेकिन असल में जजों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। हर बड़े जज को हर पल ये डर सताता रहता है कि कल क्या होगा। अगर कोई ऐसा फैसला सुना दिया जो सरकार के खिलाफ है तो क्या होगा? कल कोई एजेंसी मेरे भाई के पीछे न पड़ जाए, कल कोई मेरे बेटे के खिलाफ केस न खोल दे, कल कोई मेरी बहू के कारोबार में रेड न करवा दे, कल कोई मेरे रिश्तेदार का बैंक अकाउंट न फ्रीज करवा दे। ये डर हर उस जज के मन में बैठ चुका है जो सरकार के खिलाफ फैसला देने की हिम्मत रखता है। यह डर बाकायदा प्लांट किया गया है, यह डर बाकायदा फैलाया गया है ताकि जज अपनी कुर्सी पर बैठकर भी असल में एक कर्मचारी की तरह काम करे, एक नौकर की तरह काम करे, एक चापलूस की तरह काम करे। जो सरकार कहे वही फैसला दे, जो सरकार चाहे वही बोले, जो सरकार पसंद करे वही करे। यह पूरी व्यवस्था धीरे धीरे बनाई गई है और इसीलिए सोशल मीडिया पर आजकल ये बातें आम हो गई है कि जज तो बिक गए हैं, जज तो सरकार के हैं, जज तो पैसा फेंको और फैसला ले लो वाले हो गए, जज तो कुछ नहीं करते हैं, जज तो सिर्फ नाम के लिए बैठे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि जिसकी सरकार है उसी की कोर्ट है, उसी की कचहरी है, उसी का शासन है, उसी का प्रशासन है, उसी की पुलिस है, उसी का अखबार है, उसी की टीवी है। यानी कि पूरा तंत्र एक ही आदमी के मुट्ठी में है। ऐसे माहौल में अगर कोई एक जज खड़ा होकर के कह दे कि नहीं मुझे कोई नहीं डरा सकता, तो ये किसी
सुनामी से कम नहीं है दोस्तों। इसीलिए इस बयान की इतनी चर्चा है, इसीलिए लोग इतने खुश हैं, इसीलिए लोग इसे ऐतिहासिक मान रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे बड़े धमाके की जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो पहले धमाके से भी बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 47 लोगों पर सीबीआई की रेड करवा दी है और यह रेड कहीं और नहीं बल्कि नोएडा और गुड़गांव में हुई है, यानी वो शहर जो बीजेपी शासित राज्यों में आते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है जहां योगी की सरकार है, गुड़गांव हरियाणा में आता है जहां बीजेपी की सरकार है। इन दोनों जगहों पर 22 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब यह मामला क्या है यह भी समझ लीजिए। यह मामला है होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी का, यानी वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा करके बैंक से लोन लेकर के कर्ज लेकर के मकान बुक किया था और उन्हें मकान नहीं मिला, उनसे पैसे ले लिए गए लेकिन घर की चाबी नहीं मिली। यह कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं है, यह करोड़ों की धोखाधड़ी है, यह हजारों परिवारों के सपनों की धोखाधड़ी है, यह उन जवानों की धोखाधड़ी है जिन्होंने अपनी नौकरी की पहली सैलरी से लेकर के हर महीने की कमाई इसी सपने के लिए बचाई थी कि अपना घर हो जाए, अपनी छत हो जाए। यह छोटी छोटी बचत नहीं थी, यह लाखों करोड़ों रुपए थे। नोएडा गुड़गांव जैसे शहरों में मकान खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां तो लखपति भी सोच नहीं सकता, वहां तो करोड़पति ही घर खरीद सकता है और ऐसे करोड़पतियों को भी ठगा जा रहा है दोस्तों, उन्हें भी घर नहीं मिल रहा है। अब सोचिए जब करोड़पति नहीं बचे तो आम आदमी की क्या हालत होगी, जब पैसे वालों को ठगा जा रहा है तो गरीबों की क्या दुर्दशा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह घोटाला सालों से चल रहा था तो सरकार क्या कर रही थी, यूपी की सरकार क्या कर रही थी, हरियाणा की सरकार क्या कर रही थी, केंद्र की सरकार क्या कर रही थी। इन बिल्डरों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब लोग शिकायत करने थाने में जाते हैं तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती है। जब लोग मंत्रियों के दफ्तर में जाते हैं तो जवाब क्यों नहीं मिलता था। जब लोग अपनी बचत के लिए धरना देते थे तो सुनवाई क्यों नहीं होती है। इसका जवाब बहुत सीधा है, इसका जवाब यह है कि इन बड़े बड़े बिल्डरों की जड़ें बहुत गहरी है, इन बिल्डरों के पैसे बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं, इन बिल्डरों के तार बहुत बड़े बड़े नेताओं तक जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए मामले दबा दिए जाते हैं, इसीलिए पीड़ितों को ही चुप कराने की कोशिश होती है। यह वो सिस्टम है जो सत्ता ने बिल्डरों के साथ मिलकर के बनाया है। बिल्डर नेताओं को चंदा देता है, नेता बिल्डर को बचाता है, बिल्डर आम आदमी को लूटता है और आम आदमी थाने में रोता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। यह पूरा एक दुष्चक्र है और इस दुष्चक्र को अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सरकार अपना काम नहीं कर रही है, जब पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, जब जांच एजेंसियां चुप बैठी हैं तो हम खुद कार्रवाई करेंगे, हम खुद सीबीआई को आदेश देंगे, हम खुद इन घोटालेबाजों की कमर तोड़ेंगे। इसीलिए 47 जगहों पर एक साथ रेड पड़ी है, इसीलिए 22 बिल्डरों पर एक साथ केस दर्ज हुए हैं। यह देश के हजारों लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब यहां एक और मजेदार बात आपको कहना चाहता हूं। आप देखिए इस सरकार का पैटर्न क्या है। यह सरकार सीबीआई और ईडी को हमेशा विपक्ष के नेताओं के घर भेजती है, कभी अभिषेक बनर्जी के घर भेज देती है, कभी लालू यादव के परिवार पर भेज देती है, कभी अरविंद केजरीवाल पर भेज देती है, कभी हेमंत सोरेन पर भेज देती है, कभी संजय राउत पर भेज देती है, कभी नवाब मलिक पर भेज देती है। यानी विपक्ष का जो भी नेता जरा भी सिर उठाता है तुरंत उसके घर पर सीबीआई ईडी पहुंच जाती है। लेकिन जब बात अपने दोस्तों की आती है, जब बात अपने बिल्डरों की आती है, जब बात अपने कॉरपोरेट यारों की आती है तो यही एजेंसियां कुंभकर्ण की नींद में सो जाती हैं। सालों तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, सालों तक कोई पूछताछ नहीं होती है, सालों तक कोई नोटिस नहीं जारी होती है। यह पक्षपात इतना खुला है कि अब बच्चा बच्चा जानता है, अब हर आदमी समझता है कि एजेंसियां सत्ता के हाथ की कठपुतली बन गई है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप करके 47 जगहों पर रेड मरवाई है तो यह बहुत बड़ी बात है। यह उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट भी अब बिक गया है। यह उन तमाम लोगों के लिए संदेश है कि अभी भी इस देश में न्यायपालिका जिंदा है, अभी भी कहीं ना कहीं ईमानदारी बची है, अभी भी कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा हो रही है और ये सब हो रहा है चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में। इसीलिए उन पर दबाव इतना बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए उन्हें डराने की कोशिश हो रही है, इसीलिए उन्हें धमकाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए उनके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है। क्योंकि सत्ता को पता है कि अगर ये चीफ जस्टिस इसी तरह डटे रहे तो कई और घोटाले खुलेंगे, कई और नेताओं की कलई खुलेगी, कई और सफेद पोश जेल जाएंगे। इसीलिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है इन्हें झुकाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो झुकता नहीं वो टूटता नहीं। ये
चीफ जस्टिस भी अब झुकने वाले नहीं है और शायद तोड़ना भी इनकी सत्ता के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं थोड़े बड़े संदर्भ की, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डरों का मामला नहीं है, ये पूरे भ्रष्टाचार के तंत्र का मामला है। इस देश में जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं सत्ता तक जाती है। बिना सत्ता की मदद के कोई घोटाला नहीं होता है, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो कोई और घोटाला हो। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कोयला घोटाले का पैसा गृह मंत्री अमित शाह तक भेजते थे। अब यह आरोप बहुत बड़ा है। यह आरोप ऐसा है कि जिस पर अगर जांच हो जाए तो पूरी सरकार हिल सकती है। लेकिन क्या इस पर जांच होगी? क्या इस पर कोई एफआईआर होगी? क्या इस पर सीबीआई कोई कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यही आकर के सारी एजेंसियां चुप हो जाती हैं, यहीं आकर के सारी जांचें ठप हो जाती हैं, यहीं आकर के सारी फाइलें अलमारी में बंद हो जाती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद बचती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी झुक जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी डर जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी बिक जाए, तो इस देश में इंसाफ की उम्मीद कहां से बचेगी? इसीलिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनका यह रुख इतना अहम है, इसीलिए 47 जगहों पर हुई ये रेड इतनी बड़ी खबर है। यह पूरा सिलसिला बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोया हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अब जाग रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब आंखें खोल करके देख रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट यूं ही आगे बढ़ता रहा तो सत्ता की मनमानी पर लगाम लगेगी, तानाशाही पर हथौड़ा चलेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही निर्भीक होकर के फैसला सुनाता रहा तो शायद इस देश में लोकतंत्र फिर से सांस ले पाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि आज दो बहुत बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात यह है कि देश के चीफ जस्टिस ने बड़ी अदालत में सत्ता को यह संदेश दे दिया है कि मुझे कोई नहीं डरा सकता है, न धमका सकता है और ना ही खरीद सकता है। यह संदेश उन तमाम लोगों के लिए है जो जजों को अपनी जागीर समझते हैं, जो सोचते हैं कि जज बस सरकार के इशारों पर नाचते हैं। यह संदेश उन्हें एक बड़ा झटका है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहल करके सीबीआई से 47 जगहों पर रेड करवाई और 22 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कराई है। यह उन हजारों लाखों होम बायर्स के लिए इंसाफ की पहली किरण है जो सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों बातों को मिलाकर के देखें तो एक बात साफ है कि इस देश की न्यायपालिका अभी भी जिंदा है, अभी भी कहीं ना कहीं वो संस्था खड़ी है जो संविधान की रक्षा कर रही है, अभी भी उम्मीद बाकी है और यही उम्मीद है जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत का ये बयान ऐतिहासिक है? क्या आपको भी लगता है कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को और घोटालों में भी दखल देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि सत्ता के करीबियों पर भी होनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि अगर न्यायपालिका इसी तरह डटी रही तो एक दिन इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहस कीजिए दोस्तों, बहस कीजिए, चर्चा कीजिए। यह देश का मसला है और इस पर हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह जानकारी हर उस आदमी तक पहुंचे जो अब भी सोचता है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह और बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।